दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में हमारे बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं वरिष्ठ साहित्यकार। इनके साहित्यिक यात्रा भी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सुनने लायक है। पुष्पा तिवारी जी, पुष्पा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद धन्यवाद। तो पुष्पा जी के बारे में मैं थोड़ा बहुत तो जो जानता हूं और जो मेरे पास जानकारी उपलब्ध है वो तो मैं बता दे रहा हूं, फिर उसके बाद से इनसे हम बात करेंगे। पुष्पा जी ने बेसिकली जो है वो होम साइंस से एमएससी किया हुआ है, स्नातकोत्तर जो उपाधि होती है, और उसके बाद से इन्होंने कॉलेज ऑफ एमएच कॉलेज ऑफ होम साइंस जबलपुर में इन्होंने मध्य प्रदेश में पढ़ाया है, लेकिन जल्दी ही इन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और सामाजिक कार्यों में ये जुट गई। सामाजिक कार्यों का इनका सिलसिला आरंभ हो गया। उनका इंटरेस्ट गार्डनिंग में है और खास करके बोनसाई कला में ये माहिर हैं, और उसकी वजह से भारत जापान एसोसिएशन द्वारा इनको प्रशंसित भी किया गया है। उसके बाद इन्होंने मध्य वर्ग के लिए सस्ते सुरुचिपूर्ण गहनों का निर्माण किया है और काउंसलर हैं, अनेक सुखद वैवाहिक रिश्तों की सूत्रधार हैं। उससे पहले मुलाकात होती तो मैं भी अपने पारिवारिक जीवन को सुखद बना सकता था, लेकिन अब तो काफी देर हो गई है। तो हम 20 सदी के महिलाओं की कविताओं का संपादन किया है इन्होंने, और देश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर इनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। व्यंग्य विधा में भी ये लेखन करती रहती हैं और फेसबुक पे बहुत सक्रिय हैं और कई सीरीज चलाती रहती हैं, जैसे सैंडविच पीढ़ी है, उबड़ खाबड़ जमाने के लोग हैं, मतलब ये सारी चीजें जो है अभी इनसे बात करते हैं। इनका एक कविता संग्रह है, 2 कविता संग्रह है, बिन आहट और कल मेरा दरवाजा खटखटाएगा, बल्कि 3 है। दादिंग कविता संग्रह है आपका जी। उपन्यास इनके हैं, जानो तो गाथा है, राधे बाबू आने वाले हैं, नरसू की दुकान, नरसू की टुकुन कथा, ये उपन्यास हैं जो काफी चर्चित हुए हैं और फेसबुक पर अक्सर आती रहती हैं, और मैं जो देखता रहता हूं वो कभी झूला झूलती हैं, कभी नई नई साड़ी पहन के आती हैं, पुरानी साड़ियां कभी कभी पहन के आती हैं और टिप्पणी उस पर करती हैं। तो पुष्पा जी से अब हम लोग थोड़ा आगे की बातचीत करेंगे। पुष्पा जी, ये तो जानकारी हो गई, जो जानकारी आमतौर पे मतलब ये लगभग जो लिखने पढ़ने वाले लोग उनको पता ही होता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने ये सब कुछ चल रहा था, बागवानी भी आपकी चल रही थी, आपने ये ज्वेलरी का भी आपने काम किया था, उसके बाद से फिर आपने काउंसलिंग वगैरह भी करती थी, ये लेखन की तरफ आपका रुझान कैसे शुरू हो गया? धन्यवाद अरविंद जी, यहाँ इस मंच में बुलाने के लिए। मन से मेरे मन में लड्डू फूट रहे हैं, सही कहूंगी। बहुत चाहती थी मैं कि आपके मंच पे आऊं, क्योंकि यहाँ तरह तरह के लोग आते हैं, लेकिन मेरी खुददारी इतनी बुरी थी कि मैं आपसे कह नहीं सकती थी, जबकि अपनी बहुत सारी बात और कमेंट्स वगैरह होते रहते थे। आपने बुलाया, मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। लेखन जो है ना, वो जब हम कॉलेज में पढ़ते थे उसी समय रेडियो में जब भी टॉक करने के लिए कोई स्टूडेंट को भेजो, ऐसा कॉलेज में नोटिस आता, तो हमारी जो हिंदी की प्रोफेसर थी विमला चतुर्वेदी जी, उनको एक मई सूझती थी। अब क्यों सूझती थी ये मुझे नहीं मालूम,
शायद वो ये सोचती होगी ये बोल लेती, ये बता लेती, नर्वस नहीं होगी, जो भी होगा। तो वो उसने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया कि मैं कुछ भी साहित्य का लेखन पठन का काम कर सकते हैं। प्लस हमारे चाचा का घर पास में ही था, तो हम सैटरडे संडे जाते थे, तो परसाई जी का घर रास्ते में मिलता था, तो उनको हम लोग दूर से ही ऐसे रिक्शा में बैठ के ही नमस्कार करते थे। उनका नाम बहुत था। पढ़ते पढ़ते रहते थे। अब हॉस्टल में अखबार भी आते हैं। पढ़ने लिखने का रुचि हमको बचपन से, 8वीं क्लास में कि गर्मी की छुट्टियों में मेरी माँ ने मुझे एक उपन्यास पढ़ने को दिया था। उसके पहले छोटी छोटी कहानियां चंपक और नंदन और ये सब पढ़ती थी। उसमें पहला उपन्यास उन्होंने मुझे वृंदावन लाल वर्मा का मृगनयनी दिया। और मृगनयनी पढ़ते पढ़ते मेरा ये हाल हो गया कि मैं मृगनयनी में अपने को देखने लगी। कल्पनाशीलता बहुत ज्यादा थी बचपन। फिर मैंने सोचा कि मैं भी ऐसे ही लिखूंगी और कोई उसको भी पढ़ने को देगा किसी को। ये बात आई गई हो गई। मैं हॉस्ट कॉलेज चली गई। मैं अगर अपनी जिंदगी के बारे में आपको बताऊं, जब भी मैं पीछे पलट के देखती हूँ तो मुझे अपनी जिंदगी के दो हिस्से नजर आते। पहला हिस्सा है मेरा मायका शुक्लाओं का। शुक्ला लोग बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं अपने बच्चों के बारे में। मतलब मेरी फैमिली तो थी, और बीइंग ए ओनली डॉटर, मैं इकलौती लड़की थी, तो मेरे माता पिता सब कुछ मुझ में भर देना चाहते थे। इतना प्रोजेक्ट करते थे। मुझे याद है बचपन में कोई भी फंक्शन हो तो मैं भाषण देती थी, कोई भी बात विवाद प्रतियोगिता हो तो मुझे खड़े करके घर में रटाया जाता था। मुझ में रटने की शक्ति आज तक भी नहीं। जो याद हो गया बस याद हो गया, या जो पढ़ा उससे जो रह गया। मैं परिभाषाएं भी अपनी भाषा में लिखती, डेफिनेशन जो साइंस में होती हैं, या वो मैं रट के वर्ड टू वर्ड कुछ नहीं लिख सकती। अगर वो हुनर होता तो मजा ही आ जाता। तो वो करते करते रुचि तो थी, खेल कूद में भी बहुत रुचि थी। जहाँ कहीं भी जाते थे, कहीं पंडाल लगा हो दुर्गा उत्सव का, इसका उसका, रेस में भाग ले लेना। आलू चम्मच की सुई धागा की दौड़ में मुझे बहुत प्राइज। तो शुक्लाओं ने जो मुझे प्रोटेक्ट किया और जो प्रोजेक्ट किया, उसका वक्त शादी के बाद आया। पहले तो कोई जिम्मेवारी थी नहीं, मुझे ही बढ़ाते गए वो। हमने अपनी माँ से नम्रता, विनम्रता, लड़ाई झगड़ा, संघर्ष, हर इमोशंस को सीखा जो कि हमारे घरों में होता रहा है। बहुत गरीबी में भी दिन थे, आर्थिक उतार चढ़ाव तो बहुत ज्यादा, जो कि मैं अभी ऊट पटांग सीरीज में लिख रही, उबड़ खाबड़ में, बचपन का, उस बचपन का वर्णन। अब जब शादी हुई तो इंग्लिश के लेक्चरर से हुई। 275 धन 15 मिलते थे। क्या खाएं और क्या पहने वाली बात थी। अपने घर की लड़की थी। मेरे यहाँ का रहन सहन का स्तर इनके यहाँ का बहुत फर्क था। लेकिन इनके पिताजी ठोस आदमी थे, जमीन जायदाद, और मतलब एक जमींदार टाइप के, बहुत सारी जमीन थी, बहुत घर थे। पर जैसे यूपी के लोग होते हैं ना, खाने पीने में, घर को बनाने में, डेकोरेशन में, इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। बढ़िया खाओ और बढ़िया सो और बढ़िया पढ़ो। तो हमारे हस्बैंड की फैमिली वो थी। अब हस्बैंड हमारे शादी के पहले जब मेरी माँ को मिले थे तो उन्हें सपना दिखाया था कि हम आपकी लड़की को बहुत अच्छे से रखेंगे, क्योंकि हम तो नौकरी छोड़ देंगे और वकालत करेंगे तो कमाएंगे। और बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है मेरे हस्बैंड, विद्वत्ता की पराकाष्ठा तक हम उनको यूं करके देखते हैं, आपसे सच्ची बोले, डरते भी हैं बुद्धि के मामले में। उनका एक लेक्चर हमारी माँ ने सुन लिया नेहरू जी के ऊपर। वो बालाघाट कॉलेज में पढ़ाते थे और मेरी माँ वहाँ कॉलेज में वो सुनने गई थी। बस उसके बाद वो फिदा कि हम तो इसी लड़के से शादी करेंगे जो लड़का हमारी लड़की को सड़क पे तो कभी नहीं रखेगा। अब इस विश्वास में शादी हो गई। जब हम शादी हो के आए तो वो 275 धन 15 2 महीने इकट्ठा किए, मेरे हाथ में इन्हें दे दिए। और एक पासबुक दी, पोस्ट ऑफिस, साइंस कॉलेज पोस्ट ऑफिस की, 10 रुपए उसमें जमा थे, और बोले अब तुम्हारा घर, तुम्हारे हम, और तुम्हारा सब जिंदगी जिम्मेवारी। अब बताइए कि अब हम
छोटी सी लड़की नहीं कहेंगे, 21 साल 22 साल के थे, पढ़े लिखे भी थे, पर भोले भाले थे। भाई बहन तो थे नहीं, भौजाई भी नहीं थी, तो कुछ इस तरह के व्यवहार को ज्यादा जानते नहीं। मैंने कहा हाँ जी, चैलेंज लेना तो हमारा स्वभाव, चलेगा। उसके बाद हम लोगों ने 2-3 साल बिताए, उसी में 100-200 रुपए जोड़ के कलकत्ते की यात्रा कराए, दिल्ली घुमाए, बहुत कुछ किया, वो सब बाद में। लेकिन क्या हुआ कि उससे मेरे में एक प्रोटेक्ट करने वाली प्रवृत्ति पैदा हो गई कि मुझे तो अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करना है। और जो ये इतने विद्वान है, मैं कुंठित हो रही थी कि इतना विद्वान आदमी सड़े से कॉलेज में 2 घंटे का इंग्लिश का लेक्चरर है, और ऐसा पढ़ाया जाता है कि विद्यार्थी घर में पीछे पीछे घूमते। तो मैं नौकरी छोड़ने की बात तो पहले ही थी, तब तक मेरी नौकरी भी लग गई थी जबलपुर होम साइंस कॉलेज में। तो हम दोनों पढ़ाते थे, मोबाइल वोबाइल तो था नहीं, हमारी सिक्स्थ सेंस जो है वो मिलती थी। हम दोनों जो भी सोचते हैं आज भी करीब करीब एक जैसा वो निकलता है। तो ऐसा लगता था कि अब हमें एक साथ रहना चाहिए। तो हम नौकरी छोड़ के आ गए, हमारा बेटा हो गया था, 2 साल हार्डली नौकरी की, आ गए वापस। अब तिवारी जी जो है उन्होंने उसके भी 3 साल बाद, क्योंकि लॉ तो किए हुए नहीं थे, तो जो लॉ है वो कैसे पास करें। तो हम लोग भिलाई में सेक्टर 10 का कोई आदमी अमेरिका गया हुआ था, उसके क्वार्टर में सबलेट किया हुआ था, वहां रहते थे। और ये सर्वेंट क्वार्टर में केवल 15 दिन परीक्षा के पढ़ते थे, और इनको गोल्ड मेडल मिला है लॉ में। उसके बाद तो साहब जिंदगी बदल गई। हमारी बेटी हुई थी 3 जून 71 में, और तिवारी साहब ने सुना तो बिना बेटी को देखे कॉलेज चले गए और इस्तीफा दे के आ गए। बोले मुक्ति मिल गई मुझको। हमारी अम्मा थी, बोली मुक्ति मिल गई नहीं, ये जिम्मेवारी आ गई है। बोले कुछ नहीं, अब हम लोग दोनों मिलके कर ले। बस घर लौट आए, 3 साल लॉ तो कर ही चुके थे, प्रैक्टिस शुरू की। अब प्रैक्टिस शुरू की ना तो दुर्ग में करना पड़ा, क्योंकि दुर्ग में ही सेशंस कोर्ट थे। तो जिस जिस वकील के घर में हम लोग 40 रुपए महीने के किराए में रहने गए, वो खुद बहुत बड़ा वकील था। तो उसको किसी ने कहा कि भैया तिवारी जी को घर क्यों दे दिया। तो बोले उनके नाम से जो केस आएंगे मैं नीचे रोक लूंगा। बोले गलत कहते हो, आपके भी सब केस ऊपर चढ़ जाएंगे, वो कितने होशियार आदमी आपको नहीं मालूम। तो ये बातें उड़ उड़ के हमारे कान पे आती रही, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाती रही। हम लोगों ने उस समय में किसी से भी कोई मदद नहीं ली। चूंकि मैं इकलौती लड़की थी तो मेरे माँ बाप बहुत चिंतित रहते थे। वो रायपुर आ गए थे ट्रांसफर होके, तो वो हमारे घर आते थे और बहाने से कभी चावल, कभी दाल, कभी तेल, कभी सब्जी छोड़ जाते थे। और मेरे लड़के को तो ले ही गए वर्चुअली कि ये अब मेरे पास रहेगा, तुम लोग कष्ट में हो, चैलेंज स्वीकार। अरविंद जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि 20 रुपए की फीस के लिए हम दोनों दंपत्ति रात भर जगते रहे। हमें अपनी आत्मा में ये नहीं लगता था कि 20 रुपए मांगेंगे तो वो दे भी पाएगा कि नहीं। उस समय 20 रुपए की वैल्यू थी 71-72 में। दोनों ने तय किया 20 रुपए मांगेंगे। ये बोलते थे 100 मांग लेते। हमने कहा नहीं, पहले 20 मांग के पहला केस है, देखो। उसने तो 20 की जगह 100 ही दिए। उसका वो भिलाई का एक बहुत बड़ा अफसर था, साइकिल का कोई मुकदमा था। उस समय से तो वकालत में गाड़ी दौड़ने लगी, समझता है। और जब धन आता है ना तो शौक आते हैं, और शौक आते हैं तो शॉपिंग होती है, शॉपिंग होती है तो घर कबाड़ होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने उसके बाद अपने ससुराल का पूरा जिम्मा उठा लिया। बड़ी बहू हूँ, मेरी सास सौतेली थी, उसके बावजूद वो मुझे अपना वारिस बना के गई हैं। जब उनकी डेथ हुई है अभी 4-5 साल पहले, क्योंकि मैंने सारे पूजा पाठ धर्म कर्म सब निभाया, यहाँ तक सिर ओढ़ती रही, सबका आदर करती रही, और उनको कभी ये लज्जित नहीं होने दिया जो उनको शादी के समय सुनना पड़ा था कि पढ़ी लिखी बहू लाई हो तो एक दिन भोगोगी। तो मेरी सास भी बहुत खुश थी, और इसीलिए अब ये सब किस्से चल रहे हैं। अब आप बताइए।
एक बात है, जरा पर्सनल पूछना चाहता हूं। पूछिए। आपकी पर्सनालिटी पे जो ये पान खाती हैं बहुत जचता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो थैंक यू पान थैंक यू थैंक यू। तो पान खाना कब से शुरू किया आपने? हाँ हाँ, बहुत अच्छा सवाल। पान तो देखिए, हम लोग, हमारी अम्मा भी खाती थी और हमारे घर में 90% औरतें खाती थी। लेकिन पान खाना बीच बीच में छोड़ भी देते थे। पर जब हम भोपाल गए तो महारानियों जैसा सुख था, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो हाउसिंग बोर्ड चेयरमैन थे और दिग्विजय सिंह के बहुत खास दोस्त। तो हमारे पास 15-17 नौकर थे जो 4 की दर से 24 घंटे रहते थे। राम प्रसाद पान लगा के लाओ, राम प्रसाद। एक दिन मुझे पता चला कि मैं 35 पान रोज खाती हूँ। तो मैंने उससे कहा, राम प्रसाद 35 पान नहीं देना मुझे, सिर्फ 10 पान दिन के देना। और ये पान खाने के साथ एक थोड़ा सा तम्बाकू भी खाने लगी तब। वो ऐसा हुआ कि हमारे घर के सामने, हम C4 74 बंगले में रहते थे। सड़क पार डीजी रहते थे खन्ना साहब, उनकी वाइफ दिन भर हमारे यहाँ आती थी, क्योंकि हमारे यहाँ तो नौकर उनके यहाँ भी थे। पर अब दिल की भी बात है, देखिए हमारे यहाँ मजमा लगा रहता, चाट बन रही है तो ये है तो वो है। और आप जानते हैं खाने पीने वालों के घर में तो बहुत दोस्ती होती है। तो वो बोली, यार तुम एक चुटकी तम्बाकू खा के देखो, मजा आ जाएगा। और मैं तो सारे प्रयोग कर डालती हूँ। मैं अपने घर में अकेली मर्द हूँ, मेरे हस्बैंड टी टोटलर है, और इस बात के लिए ही हमारे घर में बहुत झगड़ा होता है। पर नहीं छूटा तो पान खाना छोड़ दिया। अब केवल सुपारी और थोड़ी सी तम्बाकू बीड़ी पत्ती खाती है, ताकि नुकसान नहीं करे। वो तो जड़ी बूटी है। क्योंकि मैंने डॉक्टर से पूछा तो उनने कहा, आप ये बताओ कि कोई भी डॉक्टर आपको ये गारंटी दे सकता है कि अगर आप तम्बाकू नहीं खाएंगी तो लंबा जिएंगी? तो मैंने कहा नहीं। तो बोले, खाओ फिर, क्या फर्क पड़ता है। और ये मेरा अनुभव है कि मेरे बहुत से ऐसे मित्र, जो सगे मेरे मित्र, इनके मित्र, जो बहुत कम उम्र में चले गए, जो कोई भी नशा नहीं करते थे, कोई भी नहीं। पर जिंदगी उन लोगों ने कैसी जी, अब इसका डिस्क्रिप्शन की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन वो सब उनके एक एक के मरने पे मेरे मन में ये बैठता गया कि नहीं, नाउ आई एम 76+, तो आई एम प्राउड ऑफ माई तम्बाकू खाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ अपने दर्शकों को, और जो सुन रहे हाँ होंगे आगे भी देखेंगे। हाँ, तम्बाकू खाना सेहत के लिए नुकसान है। हाँ, और सबका इम्यून सिस्टम पुष्पा जी की तरह नहीं हो सकता, इसीलिए हाँ, ये बात सावधानी। भी ठीक है, ये भी बात ठीक कही। अच्छा, फिर आप बताइए कि लिखना कैसे शुरू किया? अब क्या हुआ कि जब हम 275 धन 15 में आए थे ना, और फिर नौकरी छोड़ी, तो तिवारी जी लिखते थे युग धर्म में, नवभारत में, भास्कर में, जो जो पेपर आते थे हर हफ्ते। तो मेरे को भी शौक लगा। तब बच्चे छोटे मोटे सो जाते थे तो कभी व्यंग, कभी कुछ, जो दिमाग में आता था लिखते थे। तो हम लोगों को ना 10 रुपए की दर से 40 रुपए इनको, 40 मेरे आ जाते थे, तो 80 रुपए में हमारा घर बहुत संभल जाता। पैसे के लिए लिखा। पर फिर वो जब वकालत चलने लगी तो वो सब छोड़ दिया। और बच्चों के साथ जानते हैं, कभी कोई बीमार पड़ रहा, कभी स्कूल में प्रॉब्लम। उस समय से मैंने जो लिखना छोड़ा है। तो मेरी बहू जब आई है 98 में, 5 फरवरी 98 को आई है, 7 तारीख फरवरी को उसकी सुहागरात थी। उस समय तक मेरा दिल धुक 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 कर रहा था कि मेरे बेटे की कोई आगे चल के कुछ गड़बड़ ना हो, ये जम तो जाएगा। क्योंकि बहू तो मैं अपनी पसंद की लाई थी और बेटे को भी पसंद थी। जब इसने सुबह 6 बजे दरवाजा खोला, मैं रात भर, आप बिलीव नहीं करेंगे भोपाल की ठंड को, मैं रात भर मुनगे के पेड़ के नीचे अपने आंगन में बैठी रही, ओढ़ के, सिगड़ी जलवा के, और गिलहरी को चढ़ता उतरता देख रही थी। और मुझे लग रहा था, हे भगवान। उस रात मैंने एक कहानी भी लिखी थी, वो अभी तक छपवाई नहीं क्योंकि फाइनल नहीं किया। उस रात मैंने बहुत सी कविताएं लिखी। और जब मेरी बहू मुस्कुराती हुई कमरे में, दरवाजा उसने थोड़ा सा खोला, तो मैंने कहा, बेटा सो जाओ, कोई जल्दी नहीं है यहाँ। सब रिश्तेदारों को मैंने होटल शिफ्ट कर दिया। बस फिर तो जैसे एक ज्वालामुखी फूटता है ना, महीने भर में 500 कविताएं लिख डाली। और उसके पहले आपको बताएं
कि जब हम रह रहे थे, 96 में बेटी की शादी हुई थी, 94 से हमारे घर में नरेश जी और बहुत सारे साहित्यकारों का आना जाना था। फिर नरेश जी से बाई चांस कुछ मन मिल गया, वो भी कानपुर और इलाहाबाद लखनऊ के थे, उनकी महिमा जी भी वहीं की थी, तो हम लोगों की दोस्ती हो गई। आपको आवाज आ रही है हाँ आ रही अरविंद है। जी? आ रही है तो आ रही है। दोस्ती हो गई। फिर नरेश जी जब भी भोपाल आते तो हमारे घर पहले आते, फिर हमको उनको बहुत मनाते कि 2 दिन रुक जाइए, 3 दिन रुक जाइए। ऐसा करते करते वो ड्यूरेशन बढ़ता गया, और नरेश जी एक बार 1 महीने रुके। ये नरेश जी, कौन कौन सा नरेश जी? नरेश मेहता की? नरेश नरेश? मेहता जी, नरेश मेहता। और अच्छा दूसरे नरेश को मैं नहीं जानती। नरेश मेहता जी जिनको ज्ञानपीठ भी मिला है, हम लोग उनके कुआरे से ही भक्त थे। हमने तब उनका साहित्य पूरा पढ़ रखा था, ये पथबंधु था और सब। तो उनसे बातें करते थे। बातें करने के बाद वो तो जरा चुप्पा टाइप के थे, बहुत मौन रहते थे। वो अपनी धुनी रमाते थे और उनके मुंह से खूब खुशबू आती थी। वो अपनी तम्बाकू की डिब्बी मुझे दे गए, उसमें बहुत सुंदर कोई मत खुशबू वाली तम्बाकू खाते थे। और हम उनके पलंग के पास मोट सेटी में बैठ जाते थे, और वो अपने वैसे बैठते थे और खूब लिबर्टी लेने लगे। हम उनको जो उनका मन होता बनाते खिलाते, और जो लिखते थे ना वो उनको सुनाते थे, कविता वविता ये। वो बोले कि तुम इतनी बातें करती हो और इतनी अच्छी बातें करती हो कि तुम बहुत अच्छा लिख सकती। मैंने कहा क्या बातें करते हैं, कुछ का भी मजाक उड़ाते हैं, कुछ भी। बोले नहीं नहीं, तुम जो कानपुर की बातें करती हो ना, इन बातों को तुम एक उपन्यास लिखो। तो मैंने कहा कि अरे मुझे छापेगा कौन, और इनके प्रभाव से, कनक तिवारी जी के प्रभाव से अगर छपेगा तो मैं इनको ही मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। बोले नहीं नहीं, तुम लिखो, मैं तुम्हें छपने के नंबर बताऊं। बात आई गई हो गई और मैंने लिखना शुरू किया। पहले डायरी, मेरी स्पीड ये थी कि मैं करीब करीब 75 पेज रोज लिख लेती थी। गजब। जुनून आ गया था मुझे, 75 गजब। पेज डायरी के। और 1 महीने में मैंने 1000 पेज का उपन्यास लिख लिया। अरे फिर मैं नरेश जी के घर गई। अब उस उपन्यास को लिखने में एक उत्साह देने वाली जनता थी मेरे साथ, क्योंकि हमारा घर वीवीआईपी था। तो ध्रुव शुक्ल, नवल शुक्ल, ये वो सब, ज्योत्सना जी हमारी दोस्त थी, ज्योत्सना मिलन, रमेश चंद्र जी शाह भी आते रहते थे। हम भी उनके घर खूब जाते थे, शाम को हम घूमते थे, सुबह से लिखते थे, फिर रात में लिखते। तो जो लिखते थे वो ज्योत्सना जी को भी सुनाते थे, ध्रुव को भी सुनाते थे। एक हमारी ननन स्कूल में पढ़ाती थी, उनको साहित्य में बहुत इंटरेस्ट था, वो रोज सुनती थी और रोज मेरे हाथ चूमती थी, कलम चूमती थी, भाभी बहुत अच्छा लिख रही। जब पूरा हो गया तो मैं नरेश जी के पास गई। तो बोले कि तुमने इसको लिखने के बाद कितनी बार पढ़ा? मैंने कहा एक बार भी नहीं, अब आपको सुनाऊं? बोले नहीं, इसको ले जाओ वापस, 3-4 बार इसको पढ़ो और खुद ठीक करो। मैंने कहा मैं कैसे ठीक करूंगी, आप करिए ना, आपने कहा था, आपके कहने से लिखा है और आप ही छपवाइए। तो बोले नहीं नहीं, एक बात जिंदगी में याद रखो, अपना फैलाया रायता हमको खुद ही समेटना पड़ता है। तुमने जो वाक्य बनाए वो मैं वाक्य थोड़ी सुधार सकता हूँ। तुमने जो भाषा लिखी वो मेरी भाषा तो नहीं है। तुम अपनी भाषा में, अपने शब्दों में ठीक करो। मुझे उस समय तो बहुत गुस्सा आया नरेश जी के ऊपर, मैं गुस्से में उठ के चली आई। लेकिन जब रात में मैंने पढ़ना शुरू किया, इतनी फालतू की बातें लिख दी थी मैंने कि कुछ पूछो नहीं, जिनका बहुत रेपिटेशन हो रहा था, समझ गई। मैंने क्या किया कि उस 1000 पेज के उपन्यास को करीब 1 महीना लगा मुझे ठीक करने में, बल्कि 1.5-2 महीने लग गए। फिर ठीक करके फिर मुझे लगा कि अब नरेश जी को मैं बताती हूँ कि मैं कौन हूँ, बढ़िया ही लिख के ले जाऊं। ठीक करके मैंने उसको, अब हमारे ऑफिस में तो कंप्यूटर वाले बहुत थे, कंप्यूटर आ चुका था उस समय, मतलब टाइपिस्ट बहुत थे, सॉरी, टाइप हुआ था पहला उपन्यास, टाइप करवा लिया। और ये सोच के कि अब बिल्कुल बहुत बढ़िया है, और मैं सज धज के पहुंची नरेश जी के यहाँ। वो मुझे बेटी मानने लगे, वो आओ आओ बैठो। और महिमा जी तो आज तक भी बहुत प्यार करती, मैं जाती हूँ उनसे साल में एक बार मिलने।
अब नरेश जी बोले कि सुनाओ। साहब 11 बजे मैं गई थी उनके यहाँ, 7 बजे तक में भी पूरा नहीं हो पाया तो थक गए वो। तो महिमा जी बोली कि अब एक काम करो कि या तो तुम यहीं सो जाओ, कल सुनाना, और नहीं तो घर जाओ कल आना। बाकी मैंने वहीं पांडुलिपि छोड़ी और मैं चली गई। दूसरे दिन सुनाया। अब नरेश जी सिर्फ देखते रहे, बोले कुछ नहीं। तो भाभी से मैंने इशारे से पूछा क्या? बोलते ये इतनी जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, महीनों लग जाते हैं इनके उपन्यास में। हीरो हीरोइन के लिए गेट खोले इसमें इनको सालों लग जाते हैं, खोले कि ना खोले। मैंने कहा मैं कब तक ये करूंगी कि अब तो मैं तो उतर ही बैठी थी ना कि मेरा जल्दी छपे। लेखक बनने की जो प्रक्रिया है ना अरविंद जी, वो बहुत ही जल्दबाजी की उस समय लगती थी, और मेरे में बहुत जल्दबाजी थी। वो जो उसका विश्लेषण करे तो अब समझ में आता है कि मैंने थोड़ी गलतियां की, नरेश जी जैसे व्यक्ति से भी लिबर्टी ली। तो कोई बात नहीं, मैं घर चली आई। भाभी ने जब ऐसा कहा तो मैं चली आई। 3-4 दिन बाद टोहने की दृष्टि से मैं फिर गई ऐसे ही, और उपन्यास की कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि तुम इसको एक बार और पढ़ लो। उसी बीच में उसी दिन एक फंक्शन हुआ और गोविंद मिश्र जी मिले मुझे, कहानीकार गोविंद मिश्र जी। तिवारी जी उसमें महात्मा गांधी 125 के वो थे ना, समन्वयक। तो बहुत फंक्शंस होते थे और सब साहित्यकार आते रहते थे। तो गोविंद मिश्र से मैंने कहा मैंने एक उपन्यास लिखा है, तो मैं छपवाने के लिए क्या करूं? तो बोले आपने पहली बार लिखा? मैंने कहा हाँ। बोले इसके पहले कहानी लिखी? बोले नहीं। तो बोले कि कोई बात नहीं, आपने अपना उपन्यास 10 बार पढ़ा है कि नहीं ये पहले बताओ। अब तो नरेश जी से ज्यादा उनके ऊपर गुस्सा आ गया कि 10 बार बोल रहे। मैंने कहा नहीं पढ़ा। तो बोले 10 बार पढ़ लीजिए फिर मुझसे मिलिए। अब तो मैं रटंतु हो गई उपन्यास की। मुझे 3-4-5 साल तक एक एक वाक्य याद था, आपको बता दूं। मैंने पढ़ा, मैंने बड़ों का कहना मानना अपने माँ बाप से सीखा था कि अगर आपसे होशियार कोई है तो उसकी बात सीख लो। ये सब करते करते 8-9 महीने गुजर गए। हम लोग दुर्ग शिफ्ट हो गए। दुर्ग में मैंने फिर जब इन्हें कहा कि 10 बार है तो चलो, मैंने कहा 11वीं बार एक पुण्य का नंबर है। मैंने 11वीं बार पढ़ा, और पढ़ने के बाद मैं भोपाल गई और नरेश जी को मैंने सुनाया। उस उपन्यास में कुछ ऐसे दृश्य थे कि नरेश जी के बेटे की उसी समय शादी के पहले, शादी के 1 महीने बाद डेथ हो गई थी। वो तो फूट फूट के रोने लगे। अच्छा मैं इतनी बेवकूफ, इतनी अल्लड़ कि मैं नहीं समझ पाई। मैं सुनाती जा रही थी तो महिमा भाभी दूर से मुझे यूं करती जा रही। आखिरी आखिरी में मैंने बंद कर दिया, देख लिया। और नरेश जी ने उसके बाद नहीं सुना और बोले कि इसके 35-40 पेज मुझे देता। और टाइप में तो कहाँ दोबारा होता है कुछ। मैंने कहा मैं आपको जाके भेजती हूँ। मैंने भेज दिया और 10 दिन में ही मेरे पास लोक भारती का, उनका ग्रोवर जी का फोन आया कि आपका उपन्यास हम छाप रहे हैं। तो हमने कहा आप क्यों छाप रहे हैं, आपने तो पढ़ा नहीं होगा। बोले नरेश मेहता जी ने कहा है तो छापना ही है, उनने तो पढ़ा है सुना है। मैंने कहा कि ठीक है मैं 15 दिन बाद भेजती हूँ। और उनका फोन रखने के बाद अरविंद जी, मैंने तो अपने घर में तहलका मचा दिया रो रो। मेरी बेटी उस समय आई हुई थी, बेंगलोर में रहती थी तब। बोले क्या हो गया आपको? मैंने कहा बताओ, उपन्यास में मेहनत मैंने की, उनने छुआ तक के नहीं इसको, और उनके कहने से छपेगा तो मैं अपनी आंख से आंख मिला पाऊंगी, मैं अपने को लेखक समझ पाऊंगी? तो बोली तो क्या कहे, चलो मैं देखती हूँ सब लोगों के पते। इतने में हमारे घर और यहाँ भी आते रहते हैं बहुत से। विनोद मिश्र जी आए, बोले आधार प्रकाशन वाला नए लोगों को बहुत प्रोत्साहित करता है। फट से हमने उसको एक सीडी भेजी, एक रफ कॉपी भेजी, और फोन नंबर वो लैंडलाइन का भेजा। आप बिलीव नहीं करोगे अरविंद जी, 3 दिन बाद देश निर्मोही का फोन आया। पूछ लीजिएगा। देश निर्मोही ने मुझसे कहा पुष्पा जी मैं आपका उपन्यास छाप रहा।
तब हमें ये नहीं मालूम था कि पूछना चाहिए कि कब छाप रहे। मैं तो कूद गई। मैंने कहा कि पक्का? बोले बिल्कुल 100% पक्का। मैं आपको बता दूं कि राकेश, उनका कोई दोस्त है, वो भी कोई राइटर वाइटर है, मैं नाम पूरा भूल रही हूँ, वो और हमने दोनों ने मिल के ये उपन्यास पढ़ा है। ऐसी भाषा और ऐसा सादगी और ऐसी चीजें तो हमने पहली बार। मैं पक्का छापू। बस मैं तो खुश। मेरी बेटी को मैंने खूब चिपकाया, प्रेम किया कि तूने मेरे को उससे। और फिर मैंने लोग भारती वालों को फोन किया कि क्या नाम था उनका, ग्रोवर जी को, कि ग्रोवर जी सॉरी, मेरा मैंने 2-3 जगह उपन्यास भेजे थे, तो आज आधार वालों की वो आ गई है, तो मैं आपको दूसरा उपन्यास दूं। इस तरीके से मेरा पहला उपन्यास छपा। उसके पहले मेरी एक कविता की किताब भोपाल रहते छप गई थी, और उसका जो विमोचन हुआ था उसका वर्णन मैं उबड़ खाबड़ में एक दिन लिखूंगी। आप सुनिए। नरेश मेहता दंपत्ति, धनंजय वर्मा, रमेश चंद्र शाह, ज्योत्सना मिलन, ध्रुव शुक्ल, मालती जोशी, और सेक्रेटेरिएट के भी 4-6 बड़े सेक्रेटरी, क्योंकि इनके वही थे, यानी जिसको आलीशान कहते हैं ना। और वो हमारी एक कॉटेज थी, उसकी फोटोज, और वो मैं जरूर एक दिन डालूंगी, आपने बताया तो याद आ गया। और किताब के रूप में मेरी बेटी ने, बहू भी थी क्या उस समय, नहीं, बेटी ने किताब के रूप में उसको केक बनाया था, उस पर बिना हाथ लिखा, विष्णु खरे, सॉरी विष्णु खरे जी भी थे। और हुआ, और बहुत। और आप सोचिए, शाम को मैं 7वें आसमान पे थी कि मैं तो इतनी बड़ी लेखक बन गई, इतने बड़े बड़े लोग, ये सब लोग उस समय के बहुत प्रचलित नाम थे, कितनी बड़ी लेखक, मैं कवि बन गई। और मेरे तो कॉलर ऊंची, और मैं तो मतलब सारी विनम्रता भूल गई। कोई अगर मुझे जोर से बोले तो मैं कहती थी समझते नहीं हो, मैं कवि हो गई हूँ। ये जो उस समय का उत्साह और उस समय का मेरा अल्हड़पना, बिंदासपना, बेवकूफी कहती हूँ आजकल मैं बेवकूफ, जो समझना था, ये बहुत गलत निकला। लेखक कोई किसी के कहने से कभी नहीं बनता। लेखक केवल पाठक से बनता, ना आलोचना से बनता, ना कुछ। उसके बाद देश, मेरी एक भी समीक्षा नहीं छपी, केवल 4 लाइन में भरत भारद्वाज, वो साधना अग्रवाल ने लिखी थी। तो देश निर्मोही ने मुझसे कहा कि आप किसी से समीक्षा छपवा सकती हम, तब मेरे को समीक्षा भी नहीं मालूम था। मैंने कहा मैं नहीं छपवा सकती, मेरी तो खुददारी इतनी है कि मैं विनोद कुमार शुक्ल की रोज की दोस्त और रिश्तेदार हूँ। मैंने आज तक उनसे ये नहीं कहा कि मेरे बारे में एक लाइन लिखी, नहीं कहा, और नहीं छपी। उन्होंने कहा यहाँ डॉन का हुक्म हो गया दिल्ली में, उसी मेरे समकालीन जो आई थी, तो आपका नहीं छप, नबे नहीं छपे। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं दूसरा लिखूंगी, तीसरा। और मेरा वो इरादा कायम है। बाकी सब बेकार की बात। आपके भाग्य में यश होता है तो ही मिलता है, नहीं तो। तो इस तरह से आपका लेखन शुरू हुआ। और अभी द्रुत गति से शुरू हुआ। अभी मैं देख रहा हूँ कि कनक तिवारी जो आपके हस्बैंड हैं, हाँ, वो और हमारे एक मित्र हैं सतीश सक्सेना, आप जानती भी होंगी। इन दोनों में चुहलबाजी चल रही है। हाँ, और कनक जी को ऐसा लग रहा है कि सतीश जी ने आपकी तारीफ कर दी, तो उनको कह रहे हैं भैया इतनी तारीफ मत करो, मैं दिल का मरीज हूँ, मुझे अब इन मेरे दोनों पति जो है ना, बहुत मजाकिया है, सेंस ऑफ ह्यूमर गजब का। तो मैं इन दोनों को बोल दे रहा हूँ कि ये सारी बात तो इसलिए हो रही कि चाबी मेरे हाथ में, इसलिए आप लोग आपस में लड़ते रहो। नहीं, दूसरी बात ये, जलने वाले जला करे, किस्मत हमारे साथ है। सही सही वो तो सही, सही। मजाक करते हैं हम भी उनसे। हाँ, मस्त मस्त बातचीत से तो लग रहा है मस्त आदमी है, लेकिन वो अभी आपस में भिड़ ले, तब तक हम लोग अपना कार्रवाई आगे करते हैं। सतीश सक्सेना और कनक तिवारी दोनों मेरे बहुत बड़े प्रशंसक हैं।
कनक तिवारी का सपोर्ट नहीं होता तो आज मैं आपके साथ बैठी नहीं होती। बिल्कुल कानीकुब्ज सही। ब्राह्मणों में कितना ज्यादा पर्दा। मैं ससुराल में 1.5 गज लंबा घूंघट घूंघट 1.5 फुट लंबा घूंघट वो भागलपुरी चादर का काट के आई थी। और इन्होंने रास्ते में ही कह दिया था शादी के बाद तुरंत हमारी अम्मा से हमारी मीटिंग करवाओ। और बोले थे कि मैं लोहियावादी हूँ, मैं बिल्कुल पर्दा पसंद नहीं करता, मैं अपनी पत्नी को दोस्त मानता हूँ, तुम्हारा जो माना है करो, लेकिन घर परिस्थिति और वो देख। मैंने उनका उस चीज को पालन किया और मुझे पूरी आजादी। देखिए हमारी दृष्टि में किसी चीज से छूट मिलना नहीं है। पूरी आजादी औरतों की तब होती है जब हमारे सपने, हमारे विचार में हमारा पति हमारा सहायक बने और उसको आगे ले जाए। ये है आजादी की हमारी परिभाषा, नहीं, रची ये हुई सही, परिभाषा। यही सही ये परिभाषा। ये क्या है कि आपको बॉब कट करने दे दिया, आपको वेस्टर्न कपड़े पहनने दे दिए, इसके बारे में तो कभी बोलते ही नहीं हूँ। वो तो आपका शरीर है, आप जानो, आपके कपड़े हैं। पर विचार, आपकी कल्पनाओं को आगे ले जाना, मेरा घूमने का मन है, उसकी इच्छा, उस इच्छा को पूरी करना जिसमें मेरी उन्नति हो, जिसमें अभी तक मैं उन्हें प्रोटेक्ट और प्रोजेक्ट कर रही थी। अब बुढ़ापा आया है ना, तो उतनी ज्यादा सक्षम नहीं रह गए, तो वो मुझे प्रोजेक्ट और प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्या बुराई है, अब पति पत्नी है, हमारी दोस्ती भी है, हमारे झगड़े भी हैं, और हमारा सब कुछ है। 54 साल अच्छा, बिता लिए। आपसे बात हो रही थी तो आप ने मुझे बताया था कि इस समय आप बागीचे लगा रही हैं, बागीचों का आपको शौक हो गया है। नहीं, बगीचे का शौक तो मुझे बहुत शुरू से है, और मेरे हाँ। गार्डन फर्स्ट भी आते रहे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स में छपते रहे। जब भोपाल में मैंने बहुत बड़ा बॉन्साई गार्डन बनाया था, और भोपाल में 2 हमारी गुरु भी हैं, एक पंड्या मैडम और एक मिसेस केशव। पंड्या मैडम तो अभी भी हैं, जब कभी रायपुर आती तो मुझे बुलवाती हैं। इनसे बोनसाई सीखे सीखे मैंने बनाना, और बहुत खरीदे भी। और हम वहां पर प्राइज भी पाए, जो नूरे सभा वगैरह में होता था, एग्जीबिशंस लगती थी भोपाल में। सच पूछो तो मेंटली मैं भोपाल में जाके ज्यादा ग्रो की। कारण उसका क्या है कि भिलाई दुर्ग एक स्टेगनेंट टाइप का शहर है, राजधानी तो है नहीं, तरह तरह के लोग तो है नहीं, या तो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या भिलाई में नौकरी करने वाले लोग हैं। तो जब हम भोपाल गए, वो भी एक बड़ी मजेदार घटना है। तो पत्रकार इनका इंटरव्यू लेने के बाद मेरे पास भी आए और बोले, मैडम आप तैयारी कर लो, हम 15 दिन बाद आपका इंटरव्यू लेने आएंगे। मैंने कहा तैयारी क्या करना पड़ती इंटरव्यू में, ये बता दीजिए। बोले आपको क्या क्या कहना है, क्या क्या नहीं कहना। मैंने कहा ऐसा कोई बंधन नहीं है, आप अभी ले सकते हैं। तो उन्होंने पूछा कि आपको भिलाई से भोपाल आने पे कैसा लगा। मैंने कहा बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कुएं का मेंढक समुद्र में आ गया। बस वहां से मेरी विकास यात्रा ने गति पकड़ी। मैंने बहुत देखा, बहुत सुना, तो गार्डन बनाया। लेकिन हमारे हस्बैंड ना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यहाँ जाना, मोबाइल जिंदगी में, और मुझे साथ ले जाने की शर्त ने हमारे गार्डन को तहस नहस कर दिया। अब हम लोग 5 महीने से करोना माता की दया से एक ही घर में रह रहे हैं, कहीं जाने की चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो फिर से गार्डन लगा रहे हैं, ज्वेलरी भी बनाते बहुत। मुझे मेरी माँ ने मेरी ऑटोग्राफ बुक में एक लाइन लिख के दी थी कि बेटा तुम अगर जीवन का एक पल भी व्यर्थ नहीं बिताओगी तो तुमसे तुम्हारी जननी की आशाएं पूरी हो जाएगी। तो मैं सिर्फ आराम, जब बहुत थक जाती तो करती, नहीं तो कुछ ना कुछ करती रहे। थोड़ी खोड़पेची टाइप की हूँ, ये भी कर लो वो भी कर लो, बहुत शौक है, बहुत अच्छा, ज्यादा। अब ये मेरे ख्याल बताइए से, हाँ ये बोलिए। बताइए आपने होम साइंस में स्नातकोत्तर किया हुआ है, तो पाक हाँ कला में तो निपुण होंगी आप। हाँ, पाक कला में निपुण थी, और खूब बनाया खिलाया विद्याचंद्र जी शुक्ला से लेकर दिग्विजय सिंह जी तक को, कमलनाथ जी को, सबको जो हमारे घर आते थे। लेकिन अब जब से हमारी बहू आ गई है ना, मैंने उसको सिखाना शुरू कर दिया। वो कुछ वो सीख के आई, कुछ हम। अब हमारे 20 साल से हम चौके में जाते हैं तो हमको भगा दिया जाता है कि मम्मी जल जाओगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन शान वान मारने के लिए कुछ कभी बना लेते हैं।
पर हाँ, खाना बनाना आता है मुझे। शुरू में नहीं आता था, ये प्रैक्टिस नहीं थी। होम साइंस में बीएससी तक तो खूब सीखा, लेकिन वो थ्योरी थी, प्रैक्टिकल थोड़ी था। हॉस्टल में रहते थे और घर वाले लोग जो होते, जो बनाते हैं, घर वालों को बना के खिलाते हैं। तो खाना बनाना इज एन आर्ट, और उसमें बहुत से टिडबिट्स होते हैं, वो जरा भी कुछ छूटा तो गया। तो कहते आता है हैं मुझे। कहते हैं कि खाना तो दिल से बनता है। अगर दिल आपका खुश है तो खाना अच्छा बनेगा, अगर दिल आपका नाराज है तो खाना नहीं बनेगा ठीक से। और ऐसा भी कहते हैं कि पति के अ, पास दिल में जाने के लिए पेट के थ्रू जाना चाहिए। खाना बढ़िया बना के खिलाओ तो पति, तो हमारे पति की कमजोरी है खाना, उनको खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। तो ये सच पूछिए, लव मैरिज हमारी और उनकी नहीं है, ये लव मैरिज मेरी माँ और उनकी है। मेरी माँ पाक कला में सर्वश्रेष्ठ आज तक की मिले हुए लोगों में, उन्हें खूब बढ़िया इनको खाना बना के खिलाया। मैं तो हॉस्टल में रहती थी और पटा लिया, पता नहीं उनने इनको पटाया या इनने उनको पटाया, आई डोंट नो। और मुझे लगता है इन्होंने ही पटाया। नहीं, ये भी हो सकता है कि इनको लगा होगा कि पुष्पा जी भी अच्छा खाना बनाएंगी, इस गलत फहमी में शादी कर दी। शादी के पहले बात तो किए नहीं, लेकिन चिट्ठी बहुत लिखी। यानी ये सोचिए, उससे इनकी ब्रॉड माइंडेडनेस समझ में आती कि 66 में हमारी मैरिज हुई है, नवंबर में ये शादी पक्की करने आए थे 65 की। और हमको हमारी माँ ने हम दोनों को बस में भेजा था, वो किससे नहीं बताऊंगी। तो उसके जाने के बाद इन्होंने मुझे चिट्ठी लिखना शुरू कर दी। मेरे हॉस्टल में सोच सकते हैं कि शादी होने वाले ने फियांसी की चिट्ठी आए तो लड़कियां देती हैं क्या, कैंटीन में खाए बिना देती नहीं थी। और चिट्ठी में इन्होंने हर चीज मुझे जिंदगी की समझा दी थी कि क्या करना उचित होगा और क्या करना उचित नहीं होगा, और अपने बारे में भी A to Z सब बता, सबसे रिश्ते में। तो कई लोग कहते हैं कि हमारी लव मैरिज पर ना हम लोगों ने कभी कोई गिफ्ट भेजा, ना प्यार मोहब्बत की बात की। वो चिट्ठियां मैं छपवाना चाहती थी, पर 88 में हमारे घर में आग लग गई, तो वो चिट्ठियां पापड़ हो गई। वो फाइल है हमारे पास, लेकिन अगर पन्ना उठाएंगे तो चूर चूर हो जाएगा। मैंने एक बार उसका फोटो क्लिप डाला था अपने इसमें। बहुत घटनाएं और दुर्घटनाएं हुई हैं हमारे साथ। अच्छा, हम लोगों ने बातें तो बहुत अच्छी अच्छी कर ली हैं और काफी अच्छा भी लग रहा है, और मन तो मेरा कर रहा है कि आपसे बातें ही करते रहें, लेकिन हमने आपसे वादा बातें किया ही था। करते रहिए, मत सुनिए कविता कहानी। आप बात कर लीजिए, आज कविता कहानी के लिए बाद में आ जाऊंगी, एक आध अच्छा। कविता सुना दूंगी, दो चार। नहीं, अगर अच्छा। आपका आपको लग रहा है बातें नहीं नहीं, करने की ऐसा नहीं हो। है, बातें बातें तो बहुत हाँ तो इंटरेस्टिंग। ठीक है, ठीक है। अब मैं साहित्य यात्रा शुरू करती हाँ। तो सुनिए, सबसे पहली बात तो जिसको रियल साहित्यिक यात्रा कहते हैं, वो 98 से शुरू हुई। मतलब मैं उस समय शायद 54 ईयर्स की थी। मैं थोड़ा उससे लिख के लाई हूँ, पढ़ूंगी, क्योंकि हाँ याद ठीक अब है। उतना रहता नहीं है ना। ठीक है। ठीक। तो जो मेरे उपन्यास हैं अरविंद जी, पहले उपन्यास का नाम है जानो तो गाथा है, जो कानपुर के बैकग्राउंड में, उसके उसके बारे में सिर्फ 4 लाइन, 4 लाइन शुरू का सुना रही हूँ। बाएं मुड़कर मौसी के घर को भर नजर देखती हूँ, दिल धक से रह गया। इस नहीं रह गए मकान में पांडे परिवार कितना जीवित है। कुलिया पार कर हम चौड़ी जगह पर पहुंच गए हैं। स्ट्रीट लाइट का वही पुराना बम्बा पहले से कहीं ज्यादा मटमैला होकर खड़ा है। सड़क के उस पार वाला बम्बा अनवरत बहता रहता है, वह आज दिखाई नहीं पड़ रहा। उसका एक टुकड़ा वहीं गड़ा है, मेरी यादों की तरह। उससे सटकर टिन का हैंड पंप मुंह बिरा रहा है, तब वह नहीं था। अब मैं उस बीत गए वक्त को ढूंढ रही। ये मेरा पहला उपन्यास। दूसरा उपन्यास, राधे बाबू आने वाले। ये मध्य प्रदेश की संस्कृति और उसका, कितने कस्बे गुमनाम ही रहते हैं, एक यह भी है। राधे रानी को हमेशा यह जिज्ञासा रहती है कि कोई कस्बा कैसे बस जाता होगा, कहीं से भी शुरू होकर कहीं तक की जमीन लिए। खेतों की उबड़ खाबड़ जमीन पर घर बनते गए होंगे, पानी के लिए कुएं तालाब कैसे बनाए जाते होंगे, नदी कैसे ढूंढी जाती होगी,
लोग कैसे बसाए जाते होंगे? लोग अपने आप भी बसते होंगे। कुछ खेत, कुछ आने जाने के साधन, कोई सड़क, कोई पगडंडी आवश्यकता का सामान जुटाने लगती होगी। रहने का कुछ कारण भी जरूर होता होगा, फिर बनता जाता होगा एक कस्बा। पहले कौन आया था इस कस्बे में, इससे कोई मायने नहीं। तीसरा उपन्यास, नरसों की टुकुन कथा। क्या नाचने गाने की बात करता है यार? लड़का है कि लड़की? दिखा तो, चल तेरी पैंट उतार कर देखते हैं। हट, भाग दूर। फिर विवशता से रामकृष्ण की ओर देखता है। चल बे, इतने छोटे से हम नंगे होकर नहाते थे, नदी किनारे किनारे रेत पर दौड़ते थे, फिर भी गंदी बात करते हो तुम लोग। कल से मत आना हमारे साथ यक्षगान देखने, डांट देता रामकृष्ण अपनी मित्र मंडली को। नरसू तो ऐसा नायक बनना चाहता है, नरसू तो ऐसा नायक बनना चाहता है जो अपने दर्शकों से केवल प्रशंसा ही न बटोरे, बल्कि उनमें ऐसे भाव भर दे कि वे जीवन भर नायक बनते रहने को जीवन का अर्थ समझे। अब आते हैं कविताओं पर, कविताओं की किताब पर। पहली किताब है बेनहाट। इसकी मैं एक कविता सुनाऊंगी क्योंकि वो मेरी पहली कविता है। कल मेरा दरवाजा खटखटाएगा और दादी। बेनहाट में है, अम्मा तुम्हारी बीमारियों का अर्थ, बीमारी जानते हैं ना, पैरों में हाँ फटती है जो बीमारी, हाँ अम्मा हाँ। तुम्हारी बीमारियों का अर्थ मुझ पर अब खुला। बीमारियां स्त्रीलिंग है, बीमारियां स्त्रीलिंग है। दूसरी, यह आखिरी पन्ना खाली है मेरी तरह, यह आखिरी पन्ना खाली है मेरी तरह, इसे भरना भी नहीं चाहती। भरी पूरी डायरी में एक खाली पन्ना बहुत कुछ कहता है। तीसरी, एक स्त्री, नहीं नहीं, दो स्त्रियां, नहीं शायद तीन, यह भी गलत। शायद सभी स्त्रियां सुरंग से होकर जा रही हैं, उस पार निकलती हैं तो खून से लिथड़ी हुई। वैसे अब आखिरी, वैसे कुछ भी नहीं बचा जो लिख दूं किसी के नाम, वैसे कुछ भी नहीं बचा जो लिख दूं किसी के नाम। पहले ही बांट दिए सुख अपने, अपनी पहचान। सिर्फ आंसू है, सिर्फ आंसू है अंत के लिए, जो बहेगा मेरी आंख से मेरे लिए। वाह। अब ये पन्ने समाप्त। अब मैं, कितने मिनट है अपने पास ये बताइए? नहीं, अभी 10 मिनट है, अभी 10 मिनट तो है। मैं आपको एक कहानी सुना देती हूँ, कहानी सुनाती हूँ, छोटी सी है, बीच हाँ बीच हाँ। में छोड़ती जाऊंगी, पर उसका मर्म पकड़ लीजिएगा। कविताएं तो हो गई, समझ लीजिए। हम्म। मुक्ति बोध और निर्मल वर्मा के ऊपर जो कविताएं लिखी वही सुनाऊंगी। हम्म। फेसबुक वाया फॉर्म मिलो। मित्रों, यह कहानी आप सबके मतलब की कहानी है, इसलिए मैंने इसको छाटा है। यह कहानी कथा देश में छपी थी और इस कहानी के पीछे हंस, कथा देश और एक और तीसरी जगह पसंद हो गई थी, तो कथा देश ने तुरंत छाप दी थी ताकि कोई और ना छाप सके। तो अब सुनिए। समय, बेटी की शादी के बाद, जब आप काम नहीं रहता कोई, वो होता, तो आप अकेले हो जाते। बेटे की शादी के बाद, सॉरी, समय ऐसे गुजरा, मैं जल्दी जल्दी सुना देती। हाँ समय ऐसे गुजरा कि कब हाथ पैर ढीले पड़ने लगे और समय शरीर में पसर गया, आलस बेतरतीबी ले आया। दिनचर्या सुबह सोई अलसाती रही, नहाना धोना सब घड़ी में खसकता रहा। रात आती तो थोड़ी सी फुर्ती आती, सब आस पड़ोस घर सोया रहता, यहाँ तक कि वस्तुएं भी निर्जीव लगने लगती। अंधेरा घबराहट भर देता, रोशनी कुछ कहने लगती। अब रात को क्या करूं, कहाँ तक पढ़ूं लिखूं, मन नहीं लगता, ऊब होने लगी थी। यह सब बिटिया से मैंने फोन पर कहा तो वह बोली नेट सीख लो। मशीनों में मेरी दिलचस्पी नहीं थी, घर में सब मशीनें हैं, परंतु मैंने किसी का भी स्विच कभी हाथ लगा के नहीं देखा। सब दूसरे लोगों से करवाते रहने में भी एक्सपर्ट हूँ, और लोगों को बताने में भी ये था कि अपनी शेखी बगाती रहती थी
कि सब आता है मुझे, लोग जज नहीं कर पाते थे कि ये खुद करती है या करवाती है। इसी तरह दिन बीतते और मैं सिंगापुर पहुंच गई मेरी बेटी के पास। शाम हुई तो मेरा नाती मुझे बोला, चल नानी गेम खेलते। मैंने कहा गेम? वो बोला हाँ। अब बचपन से वो मुझे शतरंज खिला खिला के शतरंज खेलना सिखा चुका था। तो उसने क्या किया, ले जाके मुझे कंप्यूटर वाली कुर्सी पे बिठा दिया और अपनी मम्मी का फॉर्म वेले खुल के उसका एक बगीचा दिखाया, बहुत खूबसूरत। तो मैंने कहा ये मम्मी ने बनाया तेरी? बोले हाँ। बोले आप भी, मैं कहानी सिर्फ पॉइंट देखती जा रही हूँ, आपको सुनाती जा रही। तो उसने कहा कि आपका भी हो सकता है। मैंने कहा कैसे? बोले ये देखो। उसने फौरन 4x4 का स्क्वायर बनाया, फॉर्म वेले खोला और फटाफट खरीदा और लगा के दिखाया। मेरा तो 8x8 का हो गया, मुझे 2 लेवल मिल गए। तो उसने कहा लेकिन एक बात याद रखो, ये फॉर्म वेले खुलेगा तभी जब तुम पहले कंप्यूटर में फेसबुक खोलना सीख जाओ। फिर मैंने फेसबुक खोलना सीखा, फिर वो सीखा। जब मैं पूरी कंप्यूटर में ये चलाने लग गई, तब मैं रात में उठ के, मेरे घर में मुझे लोग निशाचर भी कहते हैं और मेरे पति तो मुझे नाइट किंग कहते हैं, क्योंकि मैं रात में बहुत देर तक जग सकती और सब काम मेरे रात में ज्यादा होते। तो मैं खेलने लग गई, मेरा लेवल बहुत हाई हो गया, सब कुछ हो गया और डॉक्टर के यहाँ जाना कम हो गया, अलाइनमेंट शरीर का ठीक हो गया। अब ये फॉर्म वेले खेल लिया मैंने, मेरा उसने अकाउंट खोल दिया और मैं खेलने लगी। नानू अब सीखो नेट खोलना, नहीं तो गेम बंद हो जाएगा। बड़ा कड़क मास्टर मिला जिंदगी में। मेरी हालत तो उस नशेड़ी की तरह थी जो दूसरी खुराक दवाई के लिए हाथ पैर तो क्या जोड़े, चोरी चकारी के लिए भी तैयार। बस उसी समय से दिमाग पर जोर डालकर याददाश्त पर जबरिया कब्जा कर एक एक चीज रटना शुरू की। कई बार खोला, बंद किया। गेम तक जब मैं खुद पहुंचने लगी और खेलने लगी, तभी तक शाश्वत अपने कंप्यूटर में बैठे बैठे हिदायत देता रहा। फिर तो मैं रात में भी उठकर खेलने लगी। मैं अपनी उम्र, ऊब, कमजोरी, बीमारी सब भूल गई थी। बस मन गणित लगाता रहता कि कैसे सब्जियां बोऊं, कैसे लेवल बढ़े। ये गेम मुझसे निराशा, हताशा सब झटक लिया। मुझ में बड़ी शक्कर, ताप सब बैलेंस हो गए। डॉक्टर ने कहा, अरे आपने बहुत दिनों से दवाई नहीं बढ़ाई, आपकी दवाई नहीं बढ़ी। मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तरह तरह के दोस्त बनने लगे। अब आप भी सुनिए अरविंद जी ध्यान से। तरह तरह के दोस्त बनने लगे। दोस्त माने नेबर, फॉर्म विले में नेबर होते। इस गेम में बढ़ती खेती की जगह अपने साथ दोस्तों की गिनती, खास नंबर याद रखना पड़ता है। कैसे बिना सोचे समझे खटखटा दूं हर नेबर की रिक्वेस्ट क्लिक को। कम पड़े तो दूसरों के नेबर को रिक्वेस्ट भेजो। एक जुनून था। जरा सा पता भर लगे कि इतने पैसों में आप फार्म बढ़ा सकते हैं, उसके पहले भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन कैश में, फार्म कैश में। वह सचमुच का अपनी टेट का पैसा नहीं होता था। फिर तो मेरी पौ बारह थी। मैं खेत बढ़ाती गई, पैसे कमाती गई, लेवल बढ़ता गया और मैंने 6 खेत खरीद लिए। मेरा लेवल शायद 2000 तक पहुंच गया। अब मैं आपको एक खास बात बताऊं कि शाश्वत मुझसे कहता फेसबुक खोलो और दोस्त बनाओ, तो मैं उसको अपने खेत दिखाती नहीं थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी की मदद से मेरे खेत बढ़े। एक दिन जब ये मेरे 6 खेत हो गए तो मैं उसको बुला लाई। 1 महीने में ही हो गया ये कि देखो बेटा, मैंने इतने खेत बढ़ाए, ताकि मैं अपने को अपने नाती के सामने साबित कर सकूं। और दादी नानी तो हमेशा नाती पोते का प्यार चाहती हैं, लेकिन उनके ऊपर एक अपर हैंड। ये गेम पूरे विश्व में खेला जाता है, इस गेम के बारे में नहीं बताती। अब उसमें जो क्या सीखा मैंने, वो बगल की खिड़की खुलती है ना कंप्यूटर में, एक दिन रात 1 बजे अचानक दाहिनी तरफ की खिड़की खुली। हाय हाय, यह बात करने की खिड़की, बातें भी एक तरह की चैटिंग की खिड़की के जरिए हो सकती। जो भी नजर आए उसकी फोटो पर क्लिक करो, बस खुल गई खिड़की। जैसे पड़ोस में हम बाउंड्री वॉल के पास खड़े होकर बातें करते हैं ना, उसी तरह। लेकिन अब ऐसा कहाँ है,
सारे लोग तो घरों में बंद हो गए हैं। नहीं, आज की बात नहीं कर रहे, 30 साल पहले तक भी ऐसा था। पड़ोसी कोई ज्यादा जाते आते नहीं थे। और मैं तो बातूनी थी, मुसीबत थी, उम्र का तकाजा था, बिना बात किए रह नहीं सकती थी, बिना दिन भर अब कुछ काम किए। और पार्टीज में जाओ तो एक इंच मुस्कान के दर्शन करो, हेलो हाय करो और लौट आओ। ये कभी भी खुल जाने वाली खिड़कियां खतरे से खाली नहीं थी, ऐसा जानकार लोग कहते हैं। जब आप किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, तो दोस्ती कैसे? आजकल मैसेंजर है उसकी जगह। फिर कहीं वह आतंकवादी निकला या ठग, तो मैं कहती थी मेरे को तक्के से मुझे कौन सा जानता है वो। मैंने चैट शुरू की हिंदी में, और हिंदी मुझे लिखना फेसबुक पे नहीं आया तो इंग्लिश में, रोमन इंग्लिश में लिखती रही। और वो जो मेरा स्वीडन का एंड्रियास, स्वीडन का दोस्त था, वो अंग्रेजी हिंदी कुछ नहीं जानता, चित्र बना के बात करता। तो उसने एक दिन गणेश का चित्र बनाया और लिखा आई लव गणेशा। तो मैंने उससे बात करना शुरू की, क्योंकि ये तो गणेश जी हैं, अच्छा धार्मिक विचारों को। फिर लेक्चर देती रही। वो 24 साल का लड़का था, दोस्ती हो गई। वो अपनी बिल्लियों के फोटो, अपनी प्रेमिकाओं की बातें, ब्रेकअप की सब बातें चलती रही। बातें शुरू होती गई, हमारी भाषा अंग्रेजी हिंदी जैसी भी। और भाषा, तब मैंने समझा कि भाषा के लिए, मतलब एक दूसरे को समझने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं है। उसके लिए इशारे, अ, आपके जेस्चर्स, आपके टेंट्रम्स बहुत कुछ कह जाते। अभी 10 दिन पहले मेरा जन्मदिन था, 150 बधाइयां तो कभी नहीं दी थी किसी ने। तरह तरह के शब्द, फूलों के गुच्छे, कार्ड, केक, गाने, ग्रेट सेलिब्रेशन कहाँ संभव है हमारे असल जीवन में। लेकिन हम कितने भी अस्त व्यस्त क्यों ना हो, एक विश हमें अंदर तक खुश कर जाती है। चेहरों के ऊपर कितनी किताबें छपी हुई होती हैं। शत्रुघ्न सर जो हमारे ड्राइंग टीचर हैं, वो एक बार स्केचिंग की किताब लाए थे। उसमें से हमने विक्टोरियन, यूरोपियन, हबशी, अमेरिकन और न जाने कितने रूप रंग के चेहरे बनाए थे। आज उसी किताब की याद आ रही थी। तब मेरे बच्चों ने उस किताब से चेहरे बनाना सीखा था। मैं आज उन चेहरों की याद लेके सबके चेहरे ढूंढती फिर रही हूँ। जो पसंद आए उनको रख लूं, और जो पसंद ना आए उसको डिलीट कर। काश जिंदगी भी हमें अपनी लोगों में से पसंद ना आने वाले लोगों को डिलीट करने का ऑप्शन देती। हाँ, अभी आप 2-3 कविताएं सुना दीजिए। मेरी सब कविताएं छोटी हैं अभी, लेकिन मैं एक मुक्ति बोध जी के ऊपर मैंने एक कविता लिखी थी, जबकि मैंने मुक्ति बोध जी को देखा नहीं है। ये एक कहीं छपी भी है, गजानन माधव मुक्ति बोध की याद में। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। वह धीरे धीरे टोचता, जानता है टोचना, और साथ साथ बहते लहू को एक हाथ से पोंछना। पोछे लहू का स्वाद और आभा, विगलित कर उसे उकसाती, और पाने को जिस तलाश में डूबा वह, करता अपनी कुल्हाड़ी साफ, उसे बस निरंतर घिसता, लहू को डाल पत्थर पर, बनाता नोक उसकी धार, फिर उतर गहरे कहीं खोजता अपनी लाश को। घाव पर लगाता मरहम, ठीक होने पर फिर वह टोचता, अपनी वृत्ति की पुनरावृत्ति उसे पहुंचाती शीर्ष पर। वहीं से खोज लेता आगे की अव्यक्त राह, उसे ले साथ अपने कंधे पर डाल, अपने कंधे पर लाद, बेताल सा निकल पड़ता। एक क्षण भी नहीं रुकता वह, किसी पेड़ से कोई प्रश्न भी नहीं पूछता, सिर झुकाए तनी नसों से वार पर वार वह करता। घबराहट आलोचना को नहीं ही देखता, इसी से सिर को टांग कांधे पर वह निरंतर चल रहा है। वाह,
बहुत अच्छी। अब मैं अपनी पहली कविता आपको सुनाती हूँ, जिसको मैंने फोन पर विनोद जी को सुनाया था जब पहली कविता लिखी थी। बिन आहट उसका नाम है, थोड़ी धार्मिक है। अगम में घने जंगल के बीच पुरातन शिव मंदिर, अगम में घने जंगल के बीच पुरातन शिव मंदिर, ठीक उसके पीछे बावड़ी उतनी ही पुरानी। बावड़ी के किनारे टूटे फूटे सीढ़ियां, कुछ हैं कुछ नहीं। बरसों से अन गया मंदिर वह, बरसों से अन गया मंदिर वह, प्यासा तपता शिवलिंग, तपती एक एक ईंट, शिव की ध्वजा, शिव की ध्वजा चिथड़ाती चिंदियों का और चिथड़ाते जाना। रोज रात बिन आहट पदचाप, सीढ़ियों पर चढ़ने की, चलने की, सूखे पत्तों पर बिन आहट, निशब्द हुई नीरवता, भोगती थी खुद का रौंदा जाना। भटकती थी वह चुपचाप किसी खोज में, फिर किरण फूटने के पहले लौटती हुई पदचाप बिन आहट, सीढ़ियां उतरती हुई बिन आहट। सदियों का यह सिलसिला चल रहा सदियों तक। एक कविता स्त्री जीवन के बारे में, बहुत छोटी सी। लिहाफ, शायद ये कविता ऐसी है जिसको मैं हर गोष्ठी में उसमें पढ़ देती, क्योंकि ये मेरे दिल के बहुत करीब। मैं लिहाफ ओढ़े, लिहाफ यानी रजाई, मैं लिहाफ ओढ़े जी रही हूँ। कभी पिता का दिया लिहाफ ओढ़ा मैंने, उसको बचाए रखने अपने मन को मोड़ा मैंने। फिर लिहाफ भाई की शक्ल में बदल गया, फिर लिहाफ भाई की शक्ल में बदल गया। मेरा मन भी उसी के साथ ढल गया। पति ने लिहाफ बनते ही मुझे पूरा का पूरा समेट लिया, पति ने लिहाफ बनते ही मुझे पूरा का पूरा समेट लिया। नए जीवन के साथ ही मन पूरा लपेट लिया। अभी बेटे के लिहाफ बनने का वक्त नहीं आया, अभी बेटे के लिहाफ बनने का वक्त नहीं आया है, और पति ने विश्वास कर मुझे ही लिहाफ बना दिया। पहले लिहाज था ढके रहने का, अब लिहाज है खुद के लिहाफ करने। वाह, बहुत सुंदर। तो पुष्पा जी, आपसे बातचीत करके तो बहुत अच्छा लगा, और आपकी रचनाएं भी बहुत अच्छी हैं, और काफी आपके अंदर किस्सा गोई बहुत भरी हुई है। आप अभी लिखते रहिए, खूब लिखते रहिए, और क्योंकि कहानी लिखना तो एक अरे कला आप होती है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरी किताबें तो देख लीजिए, हाँ, दिखा मैंने दीजिए। निकाल के रख। हाँ, ये जानो तो गाथा आधार प्रकाशन से, ये राधे बाबू आने वाले हैं मेधा प्रकाशन से, ये नरसू की टुकुन कथा मेधा प्रकाशन से, बिन आहट पहले पहल भोपाल से, कल मेरा दरवाजा खटखटाएगा मेधा प्रकाशन, दादिंग दादिंग मेरे पोते के ऊपर कविताएं हैं सारी, ये वैभव प्रकाशन रायपुर से। ये एक बच्चों की किताब भी छपी है पचफुल्ली रानी भोपाल से। अच्छा। दो किताबें मैंने वो संपादित की हैं। एक कह गए दास कबीर, कह गए हाँ, दास कबीर, और ठीक है। दूसरी है हम 20 सदी के। वो किताब मिली नहीं आज जल्दी में, कोई बात नहीं। और मैंने बहुत सी जो सीरीज लिखी है ना, वो सब फेसबुक में है। आप लिखा है ओल्ड इज गोल्ड, एक सीरीज चलती थी मेरी, फिर वो हम सैंडविच पीढ़ी के लोग हैं, फिर धरोहर, फिर बेतरतीब, आजकल उबड़ खाबड़ चल रही है। बढ़िया है। अब और नमस्ते कह ली, बोलिए नहीं नहीं, बोलिए, अभी आप बोलिए। नमस्ते, पहले हम बोलेंगे नमस्ते, तब आप बोलेंगी। जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपके अंदर किस्सा गोई बहुत है, और अभी आप काफी कुछ लिख सकती हैं।
और आप लिखती रहिए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं आपको एडवांस बधाई दे रहा हूँ अभी से। आपसे बात किस करके बात? बहुत अच्छा लगा कि, और हाँ, हमारे दोस्तों को भी बहुत अच्छा लगा, और काफी लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि कोई हमारे आया में भी है? काफी लोग आए हैं। असल में हमारे यहाँ क्या है कि वो तुरंत तो दिखाई पड़ता नहीं है, अब आप देखिएगा वहां पर, और हाँ, काफी लोग हैं यहाँ पर, और तो सबको ठीक है। अच्छा लगा होगा। और इसी के मैं साथ बहुत डर रही थी, लेकिन अच्छे से हो गया, क्योंकि जो सोचा था वो तो बोले ही नहीं, याद ही नहीं आया। वह कमेंट में हाँ, लिखूंगी। ओके, थैंक यू। ओके, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।